हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी फुल स्पीड में कार चला रहा था। वांग जी की कार की रफ्तार इतनी तेज़ में थी, वांग जी इतनी फुल स्पीड में कार चला रहा था जैसे वो आज मरना चाहता हो, पर फिर भी वांग जी मरने का ख्याल रोक देता है। वांग जी अपनी कार किसी सुनसान सड़क पर रोक देता है और कार से बाहर निकलता है। इस वक्त इतनी भारी बारिश हो रही थी कि वांग जी निकलते ही पूरी तरह से भीग गया था। वांग जी इतनी देर से वो अपना दर्द दबा कर रखा था, अब वो अपने दर्द को बाहर निकालता है। वांग जी उस सुनसान एरिया में जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वांग जी रोते हुए अपने घुटनों को बल बैठ जाता है और अपने हाथों को फर्श पर मारने लगता है। न जाने वांग जी अपना कौन सा दर्द इस वक्त बाहर निकाल रहा था। वांग जी इस वक्त खुद को चोट पहुंचा रहा था। वांग जी रोते और चिल्लाते हुए कहता है, क्यों क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? क्यों सब तुम्हारे साथ ही गलत करते हैं? क्यों मुझे हर बात का जिम्मेदार ठहराया जाता है? क्या सच में ये सब मेरी वजह से हुआ? क्या ये सब का जिम्मेदार मैं हूँ? क्यों मेरे वजह से हर किसी को तकलीफ होती है? अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी लाइफ में मेरे शामिल होने से तुम्हारी लाइफ खतरे में होगी, तो मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं वापस आता। क्या मैं सिर्फ तुम्हारी लाइफ का बदनसीब हूँ जो तुम मेरी वजह से हर मुसीबत में पड़ जाते हो? ये बोलते हुए वांग जी अपने दोनों हाथों को तरफ देखता है और कहता है, मैंने अपने इन्हीं हाथों से, जब तुम दुनिया में आए थे तो मैंने अपने इन्हीं हाथों से पहली बार तुम्हें अपने गोद में लिया था। वांग जी की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। इतनी भारी बारिश में वांग जी की आंखें से आंसू साफ साफ दिखाई दे रहे थे। बारिश को देखकर ऐसा लग रहा था शायद वो भी वांग जी के साथ रो रही हो। भी पहली बार तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे हाथों में सौंपी गई थी। वांग जी ये सब सोचते हुए वो फ्लैशबैक में चला जाता है। मैडम यू हॉस्पिटल में थी, उनको लेबर पेन शुरू था। वांग जी जो 6 साल का था वो बाहर इधर से उधर टहल रहा था। वो बहुत डरा हुआ था। तभी एक नर्स वांग जी के पास दौड़ कर आती है और कहती है, बेटा तुम्हारे फैमिली कहाँ है? क्या तुम्हारे साथ और कोई नहीं है? तो वांग जी नाम में सिर हिलाता है और कहता है, क्या हुआ? मैं उनके फैमिली हूँ, इस वक्त हमारे साथ कोई भी नहीं है। तभी वो नर्स एक फॉर्म देते हुए वांग जी से कहती है, तुम जो भी हो इस फॉर्म पे साइन कर दो। वांग जी उस फॉर्म को एक नज़र देखता है, वहीं साइड में सिग्नेचर कर देता है। वांग जी उस फॉर्म को नर्स के हाथों में दे देता है। तभी वहाँ एक डॉक्टर आता है और उस फॉर्म को लेकर देखता है। तो वांग जी की तरफ देखकर कहता है, बेटा इस फॉर्म पे आपका सिग्नेचर नहीं चाहिए। इस फॉर्म पे आपको सिग्नेचर नहीं करना चाहिए था। इस फॉर्म पे या तो पेशेंट के हस्बैंड करते हैं या फिर उसके पिता या फिर कोई भी बड़ा फैमिली जो उस पेशेंट का गार्डियन हो। डॉक्टर की बात सुनकर वांग जी कहता है, मैं उसका गार्डियन हूँ क्योंकि मैं उस बेबी का होने वाला हस्बैंड हूँ। वांग जी की मासूमियत देखकर वहाँ जितने भी लोग थे वो सभी स्माइल करने लगते हैं। डॉक्टर कुछ बोलने ही वाले थे, तभी अंदर से एक नर्स बाहर आती है और डॉक्टर को इन्फॉर्म करती है। डॉक्टर अंदर चला जाता है। कुछ देर के बाद एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वांग जी उस बच्चे की आवाज़ सुनकर स्माइल करने लगता है। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। मैडम यू को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। वांग जी अंदर जाकर मैडम यू को देखता है
जो अभी सो रही थी, और वो इधर उधर बेबी को ढूंढता है जो मैडम यू के पास थी। वांगजी वहीं खड़ा रहता है और वहीं से बेबी को देखने की कोशिश करता है। तभी मैडम यू अपना आइज़ ओपन करती है और वांगजी को देखती है, तो वो स्माइल करने लगती है। मैडम यू स्माइल करते हुए वांगजी को अपने पास बुलाती है। वांगजी जब मैडम यू के पास जाता है तो उनके फेस को देखता है। मैडम यू स्माइल करते हुए उस बेबी को लेकर वांगजी के हाथों में दे देती है। वांगजी जब उस छोटे से बींग की तरफ देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेबी जो वांगजी को देखकर स्माइल कर रहा था, वांगजी भी स्माइल करने लगता है और वो मैडम यू की तरफ देखता है। तभी मैडम यू वांगजी के सर पे हाथ फेरते हुए कहती है, वांगजी तुम मुझसे प्रॉमिस करो, मैं रहूं या ना रहूं, तुम इस बेबी को प्रोटेक्ट करोगे, इसका ध्यान रखोगे, तुम हमेशा इस बेबी को अपने पास रखोगे, तुम इसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे। वांगजी को उस समय कुछ भी पता नहीं था कि मैडम यू उससे क्या कह रही हैं। फिर भी वांगजी अपनी प्यारी सी आवाज़ में कहता है, आपको पता है ना, ये मेरा ओमेगा है और मैं बड़ा होकर इसी से शादी करूँगा। ये सुनते ही मैडम यू के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब तक मैडम लैन भी अंदर आ चुकी थी। वो भी वहीं खड़े होकर वांगजी और मैडम यू की बातें सुन रही थी। मैडम लैन की भी आंखों में आंसू आ गए कि चलो उनके वांगजी को कोई तो मिल गया। मैडम लैन वांगजी के पास आती है और उस बेबी की तरफ देखते हुए कहती है, वांगजी तुम्हें बड़ा होकर इसी से शादी करना है। ये हमारा छोटा सा बीइंग है और तुम्हें बड़े होकर इसे प्रोटेक्ट करना है। वांगजी अपने मॉम की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है, मॉम मैं आप दोनों से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बड़ा होकर विंग को सबसे प्रोटेक्ट करूँगा और मैं उससे शादी भी करूँगा। ये मेरा ओमेगा है और मैं इसका अल्फ़ा हूँ। वांगजी की बात सुनकर मैडम यू और मैडम लैन दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो स्माइल करते हुए वांगजी के और विंग को देखने लगती हैं। अब यही फ्लैशबैक एंड होता है। अब प्रेजेंट में आते हैं जहाँ वांगजी अपने हाथों को फर्श पर मारे जा रहा था। वांगजी अपने दोनों हाथों को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर चुका था। उसके हाथों पे जगह जगह से ब्लड बाहर आ रहे थे। सॉरी मॉम, मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया, मैं विंग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, उसे मेरे वजह से चोट लगी, वो आज मेरे वजह से हॉस्पिटल में है, मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। मैं आज उस दिन गुस्से होकर विंग को छोड़कर चला गया। मैंने उसके बारे में सोचा भी नहीं कि वो मेरे बिना कैसे रहेगा। मैं बचपन में विंग को छोड़कर चला गया। जब मैं वापस आया तो उससे नफरत करने लगा। क्यों क्यों विंग, मैं तुम्हें उस दिन छोड़कर चला गया, क्यों मैं तुमसे नफरत करने लगा और अपने उस नफरत में तुम्हें चोट पहुंचाया। आई एम सॉरी विंग, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। ये बोलकर वांगजी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वांगजी रोते हुए उसी सड़क पे लेट जाता है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। जब वांगजी के ये महसूस हुआ तो वांगजी अपनी आँखें खोलकर उस पर्सन की तरफ देखता है तो सामने लैन सिचेन खड़े थे। लैन सिचेन को देखकर वांगजी जल्दी से उठकर लैन सिचेन को हग करके रोने लगता है। लैन सिचेन के गोद में वांगजी का सर था, वो बहुत टाइटली हग किया था। वांगजी इस वक्त किसी बच्चे की तरह रो रहा था। लैन सिचेन उस बारिश में वांगजी के पास वैसे ही बैठ जाते हैं। वो अपने बाहों में वांगजी को टाइटली पकड़ लेते हैं। उनके भी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो अपने भाई को इस दर्द में नहीं देख पा रहे थे। ये वो वांगजी था जिसे दुनिया नहीं जानती थी। इस वांगजी को बस लैन सिचेन ही जानते थे
क्योंकि वांग जी लैन सिचेन के सामने ही रोता था। अब लगभग 2 घंटे बीत जाते हैं, पर लैन सिचेन और वांग जी वैसे ही बारिश में बैठे थे। लैन सिचेन वांग जी को रोने देते हैं, जितना वो रोना चाहता था उसे रोने देते हैं। वो अपने मन में कहते हैं, क्यों वांग जी, हम दोनों हैप्पीली नहीं रह सकते? क्यों हम दोनों भाइयों को हमेशा सफ़र करना पड़ता है? क्यों तुम हमेशा दर्द में होते हो? क्यों तुम्हें सब गलत समझते हैं? पर अब नहीं, जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया, अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी होने नहीं दूंगा। किसी को कुछ कहने नहीं दूंगा। कोई तुम्हारी सच्चाई नहीं जानता कि तुम कैसे हो। सिर्फ मैं जानता हूँ कि तुम कैसे हो वांग जी। लैन सिचेन के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो अपने भाई को इस हाल में नहीं देख पा रहे थे। कुछ देर के बाद लैन सिचेन वांग जी को उठाकर कार में बिठा देते हैं। तभी लैन सिचेन का फ़ोन रिंग करने लगता है। लैन सिचेन अपने फ़ोन उठाते हैं तो देखते हैं उसमें सोयांग का नाम शो हो रहा था। लैन सिचेन उस कॉल को जल्दी से उठा लेते हैं। तभी उधर से सोयांग कहता है, आप दोनों कहाँ हो? जल्द से जल्द हॉस्पिटल आइए। इतना ही सुनना था, लैन सिचेन तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। लैन सिचेन रास्ते से कार रोक देते हैं और वांग जी के लिए कुछ कपड़े बाय करते हैं। वो कपड़े वांग जी को देते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम इसे चेंज कर लो। वांग जी इस वक्त अपने होश में नहीं था। वो इतना शांत था, उसे देखकर ही लग रहा था कि वांग जी इस वक्त कितनी तकलीफ में है। लैन सिचेन ज़बरदस्ती वांग जी को कपड़े दे देते हैं कि वो कार में चेंज कर लिए। वांग जी लैन सिचेन की बात मान लेता है और अपने कपड़े कार में ही चेंज कर लेता है। जब वो दोनों ब्रदर हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो देखते हैं सभी वहां बैठे थे। जब वांग जी वहां जाता है तो उसे पता चलता है कि विंग के इलाज के लिए वेंचिंग आई है। तो वांग जी उससे मिलने के लिए उसके कैबिन में चला जाता है। वांग जी जब वेंचिंग के कैबिन में जाता है तो देखता है मैडम व्यू और वेंचिंग, वहाँ और भी कुछ डॉक्टर्स बैठे थे। जब मैडम व्यू वांग जी को देखती हैं तो वो गुस्से में उन डॉक्टर के साथ वहाँ से चली जाती है। वेंचिंग कुछ नहीं कहती है, वो बस मैडम व्यू को जाते हुए देख रही थी। वांग जी बिना किसी भाव के वांग जी के वेंचिंग के पास जाता है और जाकर चेयर पर बैठ जाता है। वांग जी वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? वांग जी की बात सुनकर वेंचिंग एक गहरी सांस लेकर कुछ रिपोर्ट वांग जी के सामने करती है और कहती है, वांग जी मैंने विंग को पूरी तरह से जांच की है। मैंने विंग के फुल बॉडी चेकअप की है। अब वो खतरे से बाहर है। तभी वहाँ लैन सिचेन भी आ जाते हैं और वो वांग जी के बगल में जाके बैठ जाते हैं। वो भी वेंचिंग की बात सुनने लगते हैं। लैन सिचेन वेंचिंग को आगे कहने का इशारा करते हैं। लैन सिचेन अपने एक हाथ वांग जी के हाथ को पकड़ लेते हैं, जैसे वो वांग जी को सहारा दे रहे हों, क्योंकि लैन सिचेन को ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। वेंचिंग ये सब देखकर एक गहरी सांस लेकर कहती है, वांग जी विंग 3 मंथ प्रेग्नेंट था। ये सुनते ही वांग जी की पूरी बॉडी सुन्न हो गई और अपनी पकड़ कुर्सी पर कस गई, पर आंखों में कोई भी इमोशन नहीं था। लैन सिचेन वांग जी के हाथों को टाइटली पकड़े हुए थे, शायद वो उसे कंट्रोल कर रहे थे। तभी वेंचिन अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, वांग जी विंग की स्टमक पर कई बार वार किया गया है। शायद उसी चोट की वजह से बेबी मिस कैरिज हो गया है। वेंचिंग की बात सुनकर वांग जी की आंखें धीरे धीरे रेड हो चुकी थी। तभी वेंचिंग फिर से कहती है, मुझे लगता है कि विंग आगे बेबी कैरी नहीं कर पाएगा। मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ। अगर विंग बेबी कैरी करेगा तो उसके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होगा। तभी लैन सिचेन हिम्मत करके कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा?
तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। वेंचिंग अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहती है, इस वक्त विंग काफ़ी वीक है और शायद इसी वजह से फ्यूचर में कभी भी विंग बेबी कैरी करेगा तो उसके लिए खतरे की बात है। शायद यूँ कहे कि इसमें विंग की जान भी जा सकती है। अगर विंग प्रेग्नेंट ना हो तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि विंग की स्टमक पूरी तरह से डैमेज हो गई है। इसलिए विंग बेबी कैरी नहीं कर सकता। अगर करेगा भी तो उसकी जान भी जा सकती है। ये सुनते ही वांग जी का फेस पूरा डार्क हो जाता है। तभी वेंचिंग फिर से कहती है, वांग जी, इस बारे में हम विंग को ना ही बताए तो अच्छा होगा। मैं चाहती हूँ तुम विंग से ये बात जितना हो सके उतना छुपाओ। ये बात हम तीनों के बीच ही रहे। वेंचिंग की बात सुनकर वांग जी वेंचिंग को देखने लगता है। तभी वेंचिंग आगे कहती है, वांग जी, मुझसे मिलने कुछ महीनों पहले विंग यहाँ आया था। अब वेंचिंग कुछ महीने पहले की बात वांग जी को बताने लगती है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। विंग हॉस्पिटल में इस समय वेंचिंग के सामने बैठा था। वेंचिंग विंग को देखते हुए कहती है, विंग, तुम्हारी मॉम इतनी बड़ी डॉक्टर है तो तुम उनको छोड़कर मुझे क्यों चुना? मुझे लगता है तुम्हें इस मामले में अपनी मॉम को बताना चाहिए। तभी विंग कहता है, सीजे, मैं इस बारे में किसी को बताना नहीं चाहता हूँ। मैं इसलिए आपके पास आया हूँ। प्लीज़ सीजे, आप मुझे मना मत करना। आपको मेरी मदद करना होगा। वेंचिंग विंग की बातों को ध्यान से सुनने लगती है और समझने की कोशिश करती है। विंग हिचकिचाते हुए वेंचिंग से कहता है, सीजे, वो मुझे बेबी चाहिए। मैं मैं बेबी करना चाहता हूँ। वेंचिंग शौक होकर विंग को देखने लगती है। तभी विंग फिर से कहता है, वो मैं और वांग जी काफ़ी बार इंटीमेट हुए, पर अभी तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हुआ। पर सीजे, पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है कि मेरी शादी के कुछ मंथ हो गए हैं, मैं अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हो पाया। वेंचिंग विंग को समझते हुए कहती है, विंग, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारी एज ही क्या है? भले ही तुम दोनों की शादी 6 मंथ हो गए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम बेबी कैरी नहीं कर पा रहे हो। विंग, आखिर तुम बेबी करना ही क्यों चाहते हो, वो भी इतनी जल्दी? वेंचिंग की बात सुनकर विंग थोड़ा गुस्से में कहता है, सीजे, मैं एक खुद मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मुझे भी पता है ये बात कि कौन सी उम्र में बेबी होना चाहिए और कौन सी उम्र में नहीं। आपको पता है ना, ये सब नॉर्मल होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे फुल बॉडी चेकअप करें, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द बेबी चाहिए। मैं प्रेग्नेंट होना चाहता हूँ। मैं अपने बेबी के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं और वेट नहीं कर सकता। मैं बस प्रेग्नेंट होना चाहता हूँ। विंग को इतना पैनिक करते हुए देखकर वेंचिंग चुप हो जाती है और विंग से कहती है, विंग, तुम शांत हो जाओ। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। फिर वेंचिंग एक नर्स को इशारा करती है और वो नर्स विंग को लेकर चली जाती है। 1 घंटे के बाद विंग रिपोर्ट लेकर वेंचिंग के पास आता है। वेंचिंग उस रिपोर्ट को देखकर कहती है, विंग, ये सब नॉर्मल है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बेबी कैरी कर सकते हो। बस थोड़ा खुद को टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। वहीं विंग हंसते हुए वेंचिंग की तरफ देखता है और थैंक यू कहता है। विंग वहाँ से उठकर जाते हुए कहता है, सीजे, मैं चाहता हूँ आप इस बारे में वांग जी या फिर मॉम किसी से ना बताएं कि मैं आपके पास आया था। मैं जानता हूँ वांग जी आपका फ्रेंड है और आप वांग जी को कुछ नहीं छुपाएंगी, पर आप मुझे एक पेशेंट की तरह देखिए। यूँ समझिए, मैं कोई विंग नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपका पेशेंट हूँ और आप इस बारे में वांग जी से नहीं बताए तो अच्छा होगा। वेंचिंग कुछ सोचते हुए कहती है, ठीक है विंग, मैं वांग जी को कुछ नहीं बताऊंगी इस बारे में। तुम बेफिक्र रहो, तुम अपना ख्याल रखना।
विंग अपना सर हिला देता है और वहाँ से चला जाता है। अब फ्लैशबैक यहीं ख़त्म होता है। वेंचिंग वांगजी से ये सारी बातें कह रही थी। वांगजी, मैं विंग के फेस पे एक डर साफ साफ देख पा रही थी। उसे किसी बात से डर है। मुझे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अंदर से बहुत डरा हुआ था। जब विंग मेरे पास आया था तो मैं सोच में पड़ चुकी थी कि विंग को इतनी जल्दी बेबी चाहिए क्यों? वो क्यों चाहता है? वो इतना जल्दी प्रेग्नेंट होना क्यों चाहता था? मुझे तो उसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी, पर मैंने थोड़ा इस बात पे ध्यान नहीं दिया। अब मुझे लगा कि तुम्हें ये बात बतानी चाहिए। ये बोलकर वेंचिंग वहाँ से उठकर विंग के रूम की तरफ चली जाती है, क्योंकि वो वांगजी को थोड़ा टाइम देना चाहती थी। क्योंकि वेंचिंग साफ साफ देख पा रही थी कि वांगजी को इस बात से कितनी तकलीफ हो रही थी। वेंचिंग के जाने के बाद वांगजी अपने सर पे हाथ रख लेता है। वांगजी के बॉडी में इस वक्त कोई जान नहीं बची थी। वांगजी इस वक्त इतना टूटा हुआ महसूस कर रहा था। तभी लैन ज़िचेन वांगजी के कंधे पर हाथ रखते हैं और अपनी एक हाथ से वांगजी के सर को सहलाते हुए कहते हैं, वांगजी, संभालो खुद को। अगर तुम खुद को नहीं संभालोगे तो बाकी सबको कैसे संभालोगे? वांगजी, अभी सब तुम्हारे खिलाफ है। अभी इस वक्त विंग की कंडीशन ठीक नहीं है। अब तुम्हें सब कुछ संभालना है। वेंचिंग जो कुछ भी कह रही थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि विंग बिना किसी को बताए इस तरह से प्रेगनेंसी के बारे में क्यों जानना चाहता था। आखिर उसकी उम्र ही क्या थी? लैन ज़िचेन की बात सुनकर वांगजी के फेस पर एक दर्द भरी स्माइल आ गई और कहता है, क्योंकि उसे डर था। उसे लगता था कि उसका बेबी हो जाएगा तो हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे लगता था हमारी लाइफ में एक बेबी हो जाएगा तो हम दोनों हैप्पीली एक साथ रहेंगे और मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो मुझे खोने से डरता था। उसे डर था कहीं मैं उसे छोड़कर चला ना जाऊं, क्योंकि उसे लगता था कि हमारे बीच एक बेबी हो जाएगा तो मैं उसे किसी भी हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसे क्या पता था कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। मैं उसे अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। शायद उसे नहीं पता था कि वो मेरा सोल है और कोई अपने सोल को खुद से अलग नहीं करता। पर गग्गा, इसमें मेरी ही गलती थी जो मैं उसे यकीन नहीं दिला पाया कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। शायद मैंने कभी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। आखिर क्यों वो अपने बारे में मुझे शेयर नहीं करता था? उसके दिल में इतनी दर्द भरी थी, पर उसने कभी मुझसे शेयर नहीं किया। वो हमेशा एक डर में जीता रहा, जिसके वजह से मेरी विंग की ये हालत हुई है। मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। वो मेरे सामने अपनी मौत को भीख मांगेगा, पर मैं उसे मौत भी नसीब नहीं होने दूंगा। ये सब बोलते हुए वांगजी के आंखों में खून की अंगारे थे। वांगजी लैन ज़िचेन से कहता है, वो लोग कहाँ हैं? लैन ज़िचेन वांगजी की बात समझ जाते हैं। वो कहते हैं, उसे हम लोगों ने फार्म हाउस में रखा है। लैन ज़िचेन की बात सुनकर वांगजी तुरंत वहाँ से उठकर खड़ा हो जाता है। तो लैन ज़िचेन कहते हैं, वांगजी, विंग, तुम विंग को अकेले नहीं छोड़ सकते। तभी वांगजी कहता है, गगा, जब तक मैं नहीं आता आपको यहाँ रुकना होगा विंग के पास, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना बहुत ज़रूरी है। ये बोलकर वांगजी गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। सोंगलैन, वेन्निंग जब वांगजी का फेस देखते हैं तो वो भी समझ जाते हैं और वांगजी के पीछे निकल जाते हैं। लगभग 1 घंटे बाद वांगजी एक सुनसान जंगल में वहाँ एक जगह पहुँचता है जहाँ एक छोटा सा फार्म हाउस था, जो देखने में काफ़ी डरावना लग रहा था।
वहाँ इस समय काफ़ी सारे गार्ड खड़े थे। वांगजी और सोंगलन वेन्निंग तीनों एक साथ वहाँ पहुँचते हैं। वो तीनों तुरंत अंदर जाते हैं। वांगजी जैसे ही अंदर जाता है तो देखता है सामने सूसे और उसके फ्रेंड बंधे हुए थे। वांगजी जल्दी से उन लोगों के पास पहुँचता है। वांगजी को देखकर सूसे हंसने लगता है और वो काफ़ी देर तक हंसता ही रहता है। वांगजी गुस्से में सूसे का नेक पकड़ लेता है और उसे प्रेस करने लगता है। वांगजी कुछ देर के बाद सूसे का नेक छोड़कर उसे बहुत मारता है। वांगजी के मारने से सूसे वहीं गिर जाता है। सूसे के माउथ से ब्लड बाहर आ रहे थे। तभी वांगजी सूसे के बालों को जोर से खींचते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी विंग को हाथ लगाने की? तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरी चीज़ों को हाथ लगाए? क्या तुम मेरे पनिशमेंट भूल गए थे या फिर तू ये भूल गया कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे वो हाल करूँगा कि तुम्हें अपने इस दुनिया में आने के लिए रिग्रेट होगा। तुम्हारे उसे टच करने की हिम्मत कैसी हुई? तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरी चीज़ों को हाथ लगाएगा? ये बोलकर वांगजी सूसे को जोर जोर से मारने लगता है। सूसे वांगजी को ऐसे पीटने से दर्द से चिल्ला रहा था, पर वो फिर भी स्माइल करते हुए कहता है, लैन वांगजी, तुम्हें मेरे साथ जो करना है करो, लेकिन तुम मुझसे कभी नहीं जीतेगा, क्योंकि तेरे पास सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं है। इतनी बड़े पावर होके भी तुम अपने विंग को नहीं बचा पाए। तुमने क्या कहा कि मेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी हिम्मत तो बहुत पहले से थी। मैं चाहता तो उस वी फुजियान को बचपन में ही मार देता, पर मैं उसके साथ कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे तुम्हें बर्दाश्त ना हो। लेकिन वो छोटा सा बच्चा मेरे ऐसा कुछ करने से पहले ही सुसाइड कर लिया, और उसने आज भी वही किया। वो ओमेगा शायद तुमसे इतना प्यार करता है कि वो खुद को मारने के लिए तैयार हो गया। बस मैं उसके साथ थोड़ा एंजॉय करना चाहता था। मैं चाहता था, मैं तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहता था, पर उससे पहले उस वी फुजियान ने मेरे सारा प्लान चौपट कर दिया। सूसे की बात सुनकर वांगजी गुस्से में अपने पैरों से उसके फेस को दबाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? मेरे विंग को हर्ट करोगे? उसे मुझसे छीनोगे? इससे पहले मैं तुमसे सांसें छीन लूँगा। वो सिर्फ मेरा है और उसे सिर्फ पनिश करने का हक मेरा है, पर तुमने तो सीधे उस पर हाथ डाला है। अब तुम अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ने वाला तो नहीं हूँ और मुझसे तुम्हें बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा। ये बोलकर वांगजी अपना सारा फ्रस्ट्रेशन सूसे पर उतारता है। उसे तब तक मारता है जब तक उसका गुस्सा थोड़ा शांत ना हो गया। सूसे की इस वक्त बहुत बुरी हालत थी। वो ब्लड से कवर हो चुका था। वांगजी अब सूसे के फ्रेंड की तरफ देखता है अपने गुस्से भरे आइज से। तुम लोगों के लिए मैंने कुछ अलग सोचा है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। ये बोलकर वांगजी वहाँ से चला जाता है। वहीं वांगजी के जाने के बाद डोर पे खड़ा वेन्निंग अपने गार्ड की तरफ कुछ इशारा करता है। वहाँ तीनों को बाहर निकलते ही उस बेसमेंट में सभी की आवाज़ गूंज रहे थे, चिल्लाने की और चीखने की। तो चलिए गाइस, मैं स्टोरी को वहीं रोकती हूँ। अगर मेरी ये स्टोरी अच्छी लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की